I'm Riya Yadav. Welcome to EduCent. I am your science educator for the entire class 9th. Here you will find all the interactive lessons from your NCERT textbook. इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हवा हो, खाना हो, पानी हो, स्टोन्स हो, क्लाउड्स हो, स्टार्स हो, प्लांट्स हो या कोई एनिमल हो, ये सारी चीज़ों को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है, दैट इज़ मैटर। और इन सभी चीज़ों में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, कोई ना कोई एरिया घेर रही हैं, कोई ना कोई जगह ले रही हैं, और साथ ही इन सब में कुछ ना कुछ वेट है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, लेकिन वेट है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितने भी मैटर्स हैं उन सब में मास यानी कि वेट, और वॉल्यूम यानी कि जितना भी स्पेस वो लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये चीज़ें सारे मैटर्स में होती ही हैं। बहुत पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने सारे मैटर्स को 5 बेसिक एलिमेंट्स में कैटेगराइज किया था, जिसको पंचतत्व बोलते थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और उनके हिसाब से लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारी चीज़ें इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी मैटर्स के बारे में कुछ ऐसी सिमिलर क्लासिफिकेशंस आइडेंटिफाई की। आज साइंटिस्ट मैटर को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर के बेस पर ही क्लासीफाई करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आगे चल के हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि जितनी भी मैटर्स हैं उन सबका कोई ना कोई मास होता है, यानी कि वेट होता है, और वॉल्यूम होता है, यानी कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। साथ ही सारे मैटर्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले पानी का, तो अगर हम पानी में कोई कलर डालेंगे तो उस पानी का कलर बिल्कुल उस कलर के जैसा हो जाएगा, यानी कि उस कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में आ गए हैं, और जिससे पानी का कलर ऐसा लग रहा है। साथ ही इन मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो होती है। तो इन पार्टिकल्स में भी एक एनर्जी होती है जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जैसे जैसे हम उस मैटर की टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का बढ़ाना, यानी कि मैटर के टेम्परेचर को हम जितना बढ़ाएंगे उतना उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पानी और कलर की मिक्सिंग की, यानी कि 2 अलग अलग मैटर्स हैं और दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो ये जो इंटरमिक्सिंग है 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की अपने आप से, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। और जितना हम मैटर को हीट करेंगे, यानी कि आपने देखा होगा जब पानी गर्म होता है तो उसमें जो शुगर है या कुछ भी आप उसमें डिज़ोल्व करोगे तो वो ईजिली हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पार्टिकल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जल्दी मूव करने लगते हैं और ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। अभी मैंने बात की कि ये जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमेशा मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या है जो इन सारे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखता है और हमें इसकी वो फॉर्म दिखाई देती है जो बनी होती है। यानी अगर हम किसी चेयर का एग्जांपल लें तो वो चेयर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, और वो पार्टिकल्स मूव भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हमें वो मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, हमें सीधी चेयर दिखाई दे रही है। तो इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा होता है, और उस फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से जो उसकी फॉर्म है उसमें मूवमेंट कम होती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैटर के अलग अलग स्टेट, यानी कि मैटर की 3 ही तो स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ये इन तीनों में अलग अलग अमाउंट में रहता है। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से सॉलिड्स की शेप बिल्कुल फिक्स्ड रहती है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है।
और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो सॉलिड्स के कंपैरेटिवली इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा वो सॉलिड्स से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, जिसकी वजह से लिक्विड्स का जो शेप है वो डेफिनाइट नहीं है, वो फिक्स नहीं है। अगर लिक्विड्स में हम वाटर का ही एग्जांपल लें तो वाटर को अगर हम प्लेट में रखते हैं तो वो प्लेट की शेप का दिखेगा, ग्लास में रखते हैं तो ग्लास की शेप का, बॉटल में रखते हैं तो बॉटल की शेप का। तो यानी इनका जो शेप है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है, लेकिन जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं यानी कि जितना जो इनका वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड रहता है, चाहे इसको किसी भी फॉर्म में रखें हम। तो लिक्विड्स में जो शेप है वो तो फिक्स नहीं है, लेकिन जो इनका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। अगर हम मैटर के थर्ड स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट, गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली मिनिमम होता है, यानी कि सबसे कम होता है, जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं और इनकी शेप तो डेफिनेटली फिक्स्ड होती नहीं है। साथ ही इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता। अगर हम किसी रूम फ्रेशनर का एग्जांपल ले तो कोई रूम फ्रेशनर अगर आप किसी रूम में स्प्रे करते हो तो वो थोड़ा सा गैस पूरे रूम को कवर कर लेता है, यानी कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना वॉल्यूम भी बढ़ा लेते हैं। तो ना तो इनकी शेप फिक्स्ड है ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब देखते हैं कि ये जो तीनों स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं क्या? तो हमने देखा है वाटर को कि जब वो उसका टेम्परेचर बहुत कम किया जाता है और उसे कूल किया जाता है तो उसका सॉलिड स्टेट आ जाता है, यानी कि वो आइस बन जाता है। फिर उसको थोड़ी हीट दी जाती है तो वो उसका लिक्विड स्टेट आ जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है तो वो वेपर बन जाती है, यानी कि उसका गैसियस स्टेट भी आ जाता है। तो इसका ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि किसी भी सॉलिड मैटर के टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो उसके बीच के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फिर उस हीट की वजह से जो एनर्जी मिल रही होगी उस सॉलिड को, वो एनर्जी यूज़ होगी उन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, जिससे कि पार्टिकल्स फ्री हो सकें और अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ के वो फ्रीली मूव करने लगे। फिर एक स्टेट ऐसी आएगी कि उस सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप इतना बढ़ जाएगा कि वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा और एक स्टेज पे जाके वो लिक्विड बन जाएगा। तो इससे मैटर ने अपने स्टेट को चेंज कर लिया, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, यानी कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पे तो सॉलिड का टेम्परेचर ज़्यादा करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो सिमिलरली जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो कूलिंग की वजह से जो उस मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और सॉलिड बन जाएंगे, यानी कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब अगर हमें लिक्विड को गैस में ट्रांसफॉर्म करना है तो वो कैसे करेंगे? हमें पता है जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो वेपराइज होने लगता है। तो सिमिलरली जैसे ही हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसे हीट देंगे तो वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएगा जब उसके पार्टिकल्स और फ्री होने लगेंगे, यानी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी और वो और ज़्यादा फास्ट मूव करने लगेंगे। तो अब वो मैटर के गैसियस स्टेट में पहुंच जाएंगे। लिक्विड का गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होना वेपराइजेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम गैस को लिक्विड स्टेट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जब अर्थ से वाटर इवेपोरेट होके क्लाउड बनता है और वो क्लाउड जब हैवी हो जाता है तो बारिश होने लगती है, इसे कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी कि गैस का लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होना कंडेंसेशन कहलाता है। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो बिना लिक्विड स्टेट में जाए सीधा सॉलिड से गैस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं या गैस से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस एक्चुअली में सिर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, तो सॉलिड में तो वो ड्राई आइस है, और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कैम्फर का, इसको कपूर कहते हैं। इसका भी लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये या तो सॉलिड स्टेट में रहेगा या फिर ये गैसियस स्टेट में रहेगा। और एक और एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल्स।
इन मैटर्स का लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है और इस प्रोसेस को यानी कि सॉलिड का गैस में ट्रांसफॉर्म होने को सब्लिमेशन कहते हैं बिना लिक्विड स्टेट में जाए, और गैस का सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होने को डिपोजिशन कहते हैं। ये तो था हम टेम्परेचर की हेल्प से स्टेट्स को चेंज कर दे रहे थे मैटर के, लेकिन क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं, तो अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो वो पार्टिकल्स आपस में आते जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे और एक ना एक बार वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएंगे। यानी हम गैसेस का स्टेट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक तो उन्हें कूल करके, दूसरा हम उन्हें कंप्रेस करके भी उनका चेंज कर सकते हैं हम लिक्विड स्टेट में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो हमारे घरों में आता है कुकिंग के लिए। ये एक्चुअल में लिक्विड स्टेट में होता है, सिलेंडर में है ये गैस ही, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके इसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में सप्लाई होता है उसे भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके सप्लाई किया जाता है, और जो सीएनजी हम गाड़ियों में एज फ्यूल यूज़ करते हैं उसे भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक गैस है, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये लिक्विड नहीं बनेगा, ये सॉलिड बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सब्लिमेशन से सॉलिड बनता है, इसकी लिक्विड स्टेज नहीं आती। तो ऐसे दो तरीक़ों से, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके, दूसरा कंप्रेसिबिलिटी से हम मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं।